एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा आसानी से नहीं हुआ है। ये बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद तब जाकर खुलासा हुआ है। आप लोग सब जानते हैं कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया स्टेट बैंक को कि भाई आप ये सारा डेटा, किसने बॉन्ड दिए, किसने बॉन्ड लिए, ये सब पब्लिक करिए, सारे डिटेल पब्लिक करिए। तो 3 हफ्ते बाद स्टेट बैंक ने बोला कि हमको 3.5 महीने और चाहिए, क्योंकि ये 14 कितने 22,000 बॉन्ड खरीदे गए, 22,000 बॉन्ड एनकैश करे गए। दोनों को हमारे पास 2 साइलोज में है, उनको मैच करने में हमको 3.5 महीने लगेंगे, ये उन्होंने बोला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास जो है आप दे दीजिए, और उनको 1 दिन का टाइम दिया। 1 दिन में उन्होंने दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिया, सबको पता लग गया किस पार्टी को कितने बॉन्ड मिले, किस जने ने कितने बॉन्ड खरीदे, किस कंपनी ने खरीदे। लेकिन उसमें भी इन्होंने नंबर नहीं दिए, बॉन्ड नंबर नहीं दिए जिससे मैचिंग हो सके, जिसका कह रहे थे कि हमको 3.5 महीने लगेंगे मैच करने में। अरे भाई बॉन्ड तो दे देते, नंबर तो दे देते, नहीं दिए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा आप मैच मत करिए, दोनों तरफ नंबर दे दीजिए, तो इन्होंने कल जाकर नंबर दिए दोनों तरफ, और उसको 3 मिनट के अंदर कंप्यूटर से उसकी मैचिंग कर ली गई। बहुत सारे लोगों ने उसकी मैचिंग कर ली। 3 मिनट लगा सिर्फ, यानी कि स्टेट बैंक झूठ बोल रहा था। अब इसके बहुत सारे अब इंफॉर्मेशन कई लोगों ने निकाली है कि भाई किसने किसको चंदा दिया। नितिन सेठी हमारे पास बैठे हैं, वो आपको एड्रेस करेंगे। उन्होंने काफी एनालिसिस करी है कि किसने किसको चंदा दिया, कब दिया वगैरह। यहाँ जगदीप चोखर जी हैं, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो संस्था सुप्रीम कोर्ट गई थी इन बॉन्ड को रद्द कराने के लिए, जिनके पिटिशन पर बॉन्ड रद्द हुए। अंजलि जी हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की कन्वीनर भी हैं, कॉमन कॉज की बोर्ड मेंबर भी हैं, और अंजलि जी ने भी इस केस को बहुत शुरू से पूरा ट्रैक किया, इसमें पूरी जद्दोजहद करी। तो मैं पहले नितिन सेठी से बोलूंगा कि वो आपको थोड़ी और सूचना दे, जो एनालिसिस अभी तक हो चुकी है उसके बारे में, उससे क्या क्या बात निकल कर आती। आप इधर आइए। शुक्रिया सर। मैं भी आप ही की तरह एक जर्नलिस्ट हूँ, तो जो सिर्फ जो हम लोगों को मिला और जो हम लोगों ने टटोल के निकाला, सिर्फ उतना बयान कर रहा हूँ। बाकी विशेषज्ञ अपने अपने सब्जेक्ट के, जिन्होंने इसको परस्यू किया शुरू से, वो आपके साथ है, तो बाकी वो बताएंगे। इसमें जब 2019 में पहली बार कमांडो लोकेश बत्रा और अंजलि जी ने इस पे कागज निकाले थे आरटीआई द्वारा, तो 2-4 चीजें उस समय पे सामने आई थी जो आज सच होके दिखने लगी हैं। 2 चीज की इलेक्शन कमीशन और उस टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 वार्निंग दी थी सरकार को, जो सरकार ने अनदेखी कर दी थी। एक कि जिस तरीके की ये स्कीम है, इसमें खोखली कंपनियां पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डालने का रास्ता मिल जाएगा उनको, और वो डालेंगी। दूसरा कि वो पैसा सच में किसका होगा, कहां से आएगा, इसका हिसाब कोई नहीं रख पाएगा। उस टाइम तो अनदेखा कर दिया गया। 5 साल बाद जब अब ये कागज बाहर आए हैं, तो इस सब चीजों की पुष्टि हुई है। उसके मैं कुछ उदाहरण जो हम लोगों को दिखे रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, मेरे कोलीग श्रीगिरी, जलिहाल, तपस्या वगैरह ने जो निकाले हैं कागज, और ये निकलते एक तो जो एसबीआई ने फाइनली कागज दिए जोड़ने के कि किसने किसको बॉन्ड दिया, एक तो वो हिस्सा, और दूसरा हिस्सा बनता है कि इन कंपनियों के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स हैं क्या, ये लोग क्या धंधा सच में करती थी, कहां करती थी, क्यों करती थी और किस लिए करती थी। उसको जोड़ के जो हम लोगों को समझ आया कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई मुनाफा नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ देती चली गई। इसका हम लोग तो यही अपने में, अगर हम माने कि आप अपने लिए कुछ ना कमा रहे हो,
और अपना पेट काट के किसी और को पैसा देते चले। तो ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो 100 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ बिना एक मुनाफा कमाए या बहुत कम मुनाफा कमाए नुकसान में भी रह के पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिए जा रही थी साल दर साल। ऐसी कम से कम 16 कंपनियां हमने देखी। इसमें साफ जाहिर होता है कि उन कंपनियों को अगर पुराने नियम लगे होते तो वो 20 लाख रुपए से ज्यादा कभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साल में नहीं दे पाती, जबकि उन्होंने दिए 700 करोड़ से ज्यादा रुपए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने नियम बदल दिए थे जहां खोखली कंपनियां भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती हैं। ऐसा भी साफ जाहिर हुआ कि कुछ कंपनियां हैं जिनका धंधा समझ ही नहीं आता, कहने को वो लॉटरी के धंधे में है या होटल का धंधा चला रही हैं, लेकिन अगर आप सच में उनके कागज टटोले तो आपको पता नहीं चलेगा वो पैसा आ कहां से रहा था। एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया और उसके अगेंस्ट सीएजी ने रिकॉर्ड्स पे लिखा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा गबन करती थी। 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के पैसे गबन किए, साल दर साल किए, उनकी इंक्वायरीज चलती रही। वो पैसा उनकी बैलेंस शीट में भी नहीं दिखता था, वो उसमें से कुछ पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को चला जाता था। वो कंपनी कभी बंद नहीं हुई, उन कंपनी के ऊपर रेड्स भी हुई और वो कंपनियां आप सोच सकते हैं किन पार्टीज को उन्होंने पैसे दिए। कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने कई पार्टीज को पैसे दिए। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी सामने आए हैं, अगेन कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स देखने से ज्यादा साफ जाहिर होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी थी जो पैसे तब देती थी जब उनके यहाँ रेड हो जाती थी। अब एज अ जर्नलिस्ट मैं इसको इत्तेफाक भी मान सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, बट ये अचरज भरा देश होगा जहाँ इतना सारा इत्तेफाक हो रहा है कि इतनी सारी कंपनीज के रेड्स हो रही है और रेड्स होने के बाद वो एक ही पार्टी को पैसा देने के लिए थोड़ी विचलित होती है। एक तरीके से थोड़ी आयरनी भी दिखी कि हमें लगता था कि कॉर्पोरेट थोड़ा अलग रहते हैं, बिजनेस से इतना डील नहीं करते, लेकिन इतना प्रेम कुछ कंपनियों में कुछ पार्टीज के लिए देखने को मिला कि शायद हम लोगों में आपस में इतना प्रेम नहीं होता है कि पार्टी कुछ नहीं, कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन हजारों करोड़ का निकाल निकाल के पॉलिटिकल पार्टीज को चुपचाप चंदे में किए जा रही है। अगर आप उन लोगों के मालिकों को देखें तो उनकी जिंदगियां ठीक है, कंपनियां खोखली हैं, लेकिन पैसा चले जा रहा है। तीसरा जो हमने बहुत अगेन एक पूरा ट्रेंड दिख रहा था कि कुछ किस्म के धंधे हैं जहां से पैसा बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है और वो इस किस्म के धंधे हैं जहां पे सरकार से लाइसेंस लेना बड़ा जरूरी होता है। ये पुराने जमाने में लाइसेंस राज और ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म, उसके एविडेंसेस कि ऐसा अब हो रहा है और अभी भी चले जा रहा है, उतना ही प्रचलित है, वो वक्त सामने आने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कॉर्पोरेट्स के दिखे हैं। कुछ चीजें जो पहले भी पता थी वो कंफर्म हुई हैं कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला, जो शुरू से सब लोग, अंजलि जी, चोकर जी, सब बोलते आ रहे थे। ये स्कीम बनी ऐसी है कि जो सत्ता में बैठेगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि जबकि इसको एक सीक्रेट स्कीम बोला जा रहा था। ये कागज भी सामने आए, एसबीआई बहुत दिन तक झूठ बोलता है, जैसे प्रशांत जी ने बोला, फाइनली सच बाहर आया कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पूरा ऑडिट ट्रेल रखा होता था ये जानने तक कि वो किस टेलर पे, किस ब्रांच में, किस शहर में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया और किस टेलर ने किस ब्रांच में किस पॉलिटिकल पार्टी को वो फाइनली पैसा दिया। ये पूरा ऑडिट ट्रेल एसबीआई रखता था। ये एविडेंसेस भी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बाहर निकाल के दिखाया कि स्टेट बैंक अपने पास ही नहीं रखता था। कुछ केसेस में स्टेट बैंक फोन करके वित्त मंत्रालय से पूछता था कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या करें। एक खास केस आया जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सपायर हो गए थे क्योंकि वो सिर्फ 15 दिन में एनकैश करने होते हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी पहुंची स्टेट बैंक में और बोला कि ये पुराने हो गए लेकिन इस पे फिर भी आप हमें नकद दे दें। तो स्टेट बैंक ने वित्त मंत्रालय को फोन किया कि ये 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे पास पहुंचे, वैसे तो खत्म हो चुके हैं पर इसका क्या करें। तो वित्त मंत्रालय ने रिकॉर्ड पे उनको बोला इस पार्टी को एनकैश करने दो। वो पार्टी भाजपा थी। तो उससे ये साफ हुआ कि ऐसा नहीं कि एसबीआई अकेले काम कर रहा था, एसबीआई पूरे इंस्ट्रक्शंस लेता था फिनांस मिनिस्ट्री से हर कदम पे कि कहाँ ब्रांच खुले, कहाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बिके, कितने बिके, किस किस्म के बिके। ये पूरे डिटेल 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वित्त मंत्रालय इसको देता था जब भी वित्त मंत्रालय उनसे मांगता था। ये चीजें पहले भी वाकिफ हम लोग थे इससे, लेकिन ये एविडेंसेस पिछले कुछ दिनों में बाहर आए हैं। साथ में जो एसबीआई ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत जी और
चोकर जी के केस में जो लिखा, कई दिन तक जैसे प्रशांत जी बोल रहे थे कि बोलते रहे कि 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे। जब उन्होंने फाइनली अपना बयान दिया कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, साफ हो गया कि वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से बैंक के पास रखी थी कि वो चाहते तो पहले दिन के कुछ घंटों में ये सारा डेटा बाहर ला सकते थे। वो नहीं लाए, और जब कल बाहर आया तो कई जर्नलिस्ट, हम में से कोई बैंकर है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि उतने विद्वान है जितने बैंक एसबीआई में काम करने वाले, लेकिन एवरेज तौर पे, औसत तौर पे किसी को आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा उनको जोड़ के दिखाने के लिए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसा दिया है। ये भी सच है कि सिर्फ बीजेपी या भाजपा ने पैसा नहीं कमाया, कई रीजनल पार्टीज भी हैं, टीएमसी जैसी, जिन्होंने इसमें पैसा कमाया है। लेकिन ये बात साफ है, दो चीजें बहुत साफ है कि जो स्कीम बनी थी वो केंद्र में सत्ता में जो होगा उसकी मदद करने के लिए ज्यादा बनी थी। दूसरा, ये स्कीम में पूरी गुंजाइश थी कि जो सत्ता में दिल्ली में होगा, अगर वो तंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कई लोगों से जाने अनजाने अनचाहे पैसे ले सकता है बिना आपको और मेरे को पता चले। अगर ये केस ना हुआ होता और ये डेटा बाहर ना आया होता तो हम लोग के पास सिर्फ इतना एविडेंस था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कौन किसको दे रहा है इसके शायद एविडेंस ना मिलते। हमने स्टोरी ऐसी करी है जहां एविडेंस है कि करीबन 100 क्लियरेंसेस हैं जो इन पार्टीज, इन कंपनीज ने लिए जिन्होंने चंदा दिया। अब अगेन ये नहीं कहा जा सकता कि वो सारे 100 क्लियरेंस के लिए कुछ पैसा दिया, क्या दिया, लेकिन वही शक उठता है कि अगर इस देश में धंधा करने के लिए आपको पहले पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा ही देना पड़ेगा, फिर कौन सा धंधा साफ है? जो अच्छे तरीके से धंधा करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे? तो एक तरीके से जो हमारे क्रोनी कैपिटलिज्म जो चल रहा था उसको हम लोग सुनते थे कि खत्म हो गया है, उसके ऊपर से एक पर्दा हम लोगों के लिए एक पत्रकार के तौर पे वो उतरा और एविडेंसेस साफ आए कि कुछ कई चीजें एकदम बदली नहीं है। वो लाइसेंस राज, क्रोनी कैपिटलिज्म, शेल कंपनीज, काले धन को सफेद करने के तरीके, वो सब उतने ही बने हैं, शायद थोड़े बढ़ गए हैं। मैं इस पे पॉज करूंगा क्योंकि बाकी चीजें एक्सपर्ट्स को बोलना चाहिए। थोड़ा इंग्लिश में ब्रीफली बोल देंगे जो आपने बोला, वेरी ब्रीफली। So in English, I think 2 or 3 things have become very evident with the data that's come out last evening. One, that there is a whole set of evidence that shell companies or companies that made no money whatsoever or very little money was also giving large chunks of donations to political parties. Most of them or substantively were giving to BJP. There are other regional parties which have also gained from this process. What also became evident that there's a very deep correlation between companies that donated and companies that got raided. So we did an exercise to look at how many companies donated within 3 months of getting raided, because that at least gives a statistical sense. And there's a fair bit of companies that have done that as well. Again, it's still a correlation, but it's a very strong correlation to have at such scale in this kind of an operation. What's also become evident that there are some companies who have spawned large web of zero interest, zero revenue, or very minimal revenue, who have also donated. We found evidences of companies that do not pay taxes by different methods, yet they donate to political parties. We found the case that the largest donor was somebody who's been accused across states by CAG of sucking away more than a couple of thousand crores, which is your and my money as citizens, not donating to taxes by creating a web of shell companies, instead giving some of that money to political parties. Again, a substantive part of that has gone to BJP, TMC and other parties as well. To us as journalists, I think what became evidence for those who were digging through the corporate records is that several stories that were told of crony capitalism having died in India in a little while has not happened. There is clear evidence that it proliferated. Instead, that it was given a legal cover. What was seen as corruption earlier was now legally justified as something very good to do, to the point that we were amazed as journalists particularly, that the government would defend a scheme which has now come out to show that money was being funneled
and this was not legitimate white money in all cases. In some cases it was. We also found that there are public listed companies which were passing on money to political parties without passing resolutions in their boards, because public listed money companies run by the money that shareholders like you and I put in them. They need to be accountable to their shareholders for what they do. Yet promoters of these companies were quietly providing money to political parties of certain view. What was expected, that the party at power in the center would get a majority of the money, because it was the only party through the government systems which had access, supervision, and a close oversight over who was paying whom, would get most of the money. And that was something the RBI, the Election Commission, and the petitioners themselves had said long ago in 2019. And I think that had come out with so much evidence that is irrefutable, at least to a plain eye of a journalist who may not be a banker, but some of those things became rather easy to see. I'll pause here. थैंक यू नितिन। जगदीप जी आप आइए। Thank you, Nitin and Prashant. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की पिटीशन नहीं थी। इसमें कॉमन कॉज, जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की ट्रस्टी हमारे साथ है अंजलि, कॉमन कॉज वो को पिटिशनर। और मैं इसको साफ करना चाहता हूँ, ये सिर्फ एडीआर का काम नहीं है, इसमें कॉमन कॉज भी शामिल था और बहुत से लोग शामिल थे। तो अगर जो भी हुआ है, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको तो आप देख रहे हैं, बहुत से लोग हमारे पीछे थे जो इसमें शामिल हैं। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी हम लोग सब शुक्रिया अदा करें। और सबसे खास एक आदमी जो यहाँ नहीं है वो है कमोडोर लोकेश बत्रा। उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं चाहता हूँ उनका नाम भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। दूसरी बात, one thing which I want to clarify is how did it petition come about? The electoral bond scheme was announced on the 1st of February 2017. जिस दिन ये अनाउंस हुआ उसी दिन समझ में आ गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो हम लोगों ने प्रशांत जी की मदद से और कॉमन कॉज के साथ लेके सितंबर 2017 में पिटीशन फाइल की। स्कीम नोटिफाई हुई 2018 में, जाके फाइल पहले हो गया था। तो फाइल हो गई और वो स्कीम कोर्ट में मामला चलता रहा। जब वो और इंफॉर्मेशन आई नोटिफिकेशन के बाद तो पता लगा और भी गहरी बातें हैं, और जो अंजलि जी ने और लोकेश जी ने निकाला और नितिन जी ने उसका चिट्ठा साफ किया, उससे तो बहुत बड़ी आंखें खुली। तो वो चलता रहा। 2019 में इलेक्शन आया। हमने उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दी कि इसको जरा जल्दी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पर ज्यादा गौर नहीं किया। इलेक्शन आया 2019 का और चला गया। किसी ने ये नहीं कहा कि इस पिटीशन का इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद जब जब कुछ हुआ तो हमने, प्रशांत जी बैठे, हमने 5 एप्लीकेशन दायर की। 2 तो स्टे के लिए थी और 3 थी अर्ली हियरिंग के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 हियरिंग हमारी की, एक 2019 में, एक 2022 में, लेकिन वो सब्सटैंटिव हियरिंग नहीं थी, दे वर परफेक्टरी हियरिंग्स। फाइनली द कोर्ट डिसाइडेड टू टेक इट अप इन October 2023 and it reserved this judgment on November 2, 2023. Now, the comment I want to make is the court could have taken it up in 2018. अगर कोर्ट इसको 2018 में सुन लेती तो शायद हम इस वक्त 500 करोड़ या 1000 करोड़ की बात कर रहे होते, लेकिन अब हम कर रहे हैं 18,000 करोड़। दूसरी बात, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 2 नवंबर 2023 को। अगर वो ये फैसला 1 जनवरी 2024 को सुना देते तो शायद कुछ और काम हो जाता इलेक्शन से पहले। ये भी हो सकता था कि कोर्ट इसका फैसला 4 जून 2024 को सुनाती। हमें नहीं पता कोर्ट ने ये क्यों सुनाया 15 फरवरी को। लेकिन जिस दिन से ये सुनाया गया है, ये पूछा जा रहा है, खासतौर पे मैं अपनी तरफ से ये कहता हूं कि इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा।
तो मैं बार बार ये कहता हूं कि हमने ये चुनाव के लिए फाइल ही की थी, हमने ये राजनीति में, राजनीतिक चंदे में स्वच्छता लाने के लिए दायर की थी। और मेरे पास हमारी प्रेयर की कॉपी है, उसमें ये था कि इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए और जो कानून 4-5 बदले गए हैं उनकी अमेंडमेंट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाए। ये जो सूचना बाहर निकली है डिटेल, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को श्रेय देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी मर्जी से की है और ये सुप्रीम कोर्ट की दूरदर्शिता की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने सोचा सिर्फ स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल रखने से क्या होगा जब तक ये सूचना बाहर नहीं निकलेगी। और सुप्रीम कोर्ट की जो इस पे सख्ती है वो सबने देखी पिछले 4-5 दिन में, स्टेट बैंक ने कितनी दफा क्या कहा और कितनी दफा क्या हुआ। तो इसका इलेक्शन पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा हमें नहीं पता, ना हमारी इच्छा इलेक्शन को अफेक्ट करने की है। हम राजनीतिक पारदर्शिता चाहते हैं, इससे राजनीतिक पारदर्शिता जरूर होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। इसमें से जो बातें निकली हैं, नितिन ने आपको बहुत कुछ बताया, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, द कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस which all of us knew but there was no proof। इस मामले के बाद कोई मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में ये तो कह नहीं सकता कि पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस नहीं है। और अगर कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस है तो जो गरीब आदमी हैं उनका क्या होगा, उनकी वोट का क्या फायदा है। तो देयरफॉर दिस इज अ मेजर इंप्रूवमेंट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। और इस पे अभी बहुत काम बाकी है, बहुत तो नितिन जैसे लोग भी कर रहे हैं, आपकी सब चैनल वाले भी कर रहे हैं, अखबार वाले भी कर रहे हैं, एक बड़े छोटे दौर पे हम भी कर रहे हैं क्योंकि हम बड़ी छोटी सी संस्था है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आगे क्या काम बाकी है, फिर उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कमोडोर बत्रा ने स्टेट बैंक से पूछना शुरू किया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड छपवाने पे कितने पैसे खर्च होते। कमोडोर बत्रा बड़े काम के आदमी है, तो उन्होंने बार बार पूछा और ये समझ में आया कि कई करोड़ रुपए के खर्चे, ये बॉन्ड छापने में खर्चा लगा। वो खर्चा किसने दिया, बत्रा जी ने वो भी पूछा। वो खर्चा वित्त मंत्रालय ने दिया। जब आप बैंक में जाते हैं ड्राफ्ट बनवाने तो आपको मुफ्त में तो कहीं मेरे ख्याल में तो नहीं मिलता होगा, वो कमीशन देना पड़ता है। कुछ भी काम हो, चेकबुक लेनी है तो कमीशन। इलेक्टोरल बॉन्ड छपने का और हैंडलिंग चार्जेस जितने स्टेट बैंक के थे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो पैसा है वो मेरे ख्याल में हम सबका है, जनता का पैसा। राजनीतिक दलों को कंपनियां चंदा दे रही हैं, उसको करवाने के लिए जो खर्चा है वो हम लोग दे रहे हैं। ऐसी चीजें अभी बहुत निकलनी बाकी हैं, ये एक ही उदाहरण दे रहा हूं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस डेटा को खंगालिए और बड़ी पतली छलनी से खंगालिए। ऊपर की बातें जो अभी निकल रही हैं ये तो बिल्कुल वो अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो बड़ी बातें हैं, भाई उसने 1,000 दे दिया, उसने 6,000 दे दिया, लेकिन इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। उसमें शायद 5-10 साल लगेंगे। मैं 5-10 साल शायद नहीं रहूंगा, लेकिन आप मैं देख रहा हूँ बड़े नौजवान लोग हैं, तो सबको इसमें जुड़ना है और इसको जड़ तक ले जाना है। थैंक यू। तो पानी थैंक यू। भाई जनरेशन वॉइस उठा दियो या जनरेशन। हां ये तो दोनों हां आगे और इसको नीचे वाले छोड़ दो।
मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहूंगी कि जो ये जजमेंट आई है वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है हम सभी लोगों के, देश में जो भी नागरिक हैं, हम सभी के सूचना के अधिकार के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत ने, कपिल सिब्बल जी वो हमारे साथ शायद अभी जुड़ेंगे, इस पूरी बात को रखा, चर्चा की उस पे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर संवैधानिक बताया गया है और उसके साथ उसको लाने के लिए जो तमाम कानूनों को बदला गया था उसे गैर संवैधानिक बताया गया है, वो इसी बिना पे बताया गया है कि ये हमारे जानने के हक को, वोटर के जानने के हक का हनन करती थी ये स्कीम, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और सीधी बात यही है कि हम जब शुरू से कहते हैं, एडीआर हो, एनसीपीआरआई हो, तमाम संस्थाएं हैं जो कहती हैं, जो मूवमेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन की, कि हम कहते हैं कि पॉलिटिकल करप्शन जो है वो फाउंटेन हेड है हमारे देश में भ्रष्टाचार का। और वो इसीलिए होता है क्योंकि जो कंपनियां हैं वो पैसे देती हैं, अपने फायदे के लिए चंदा देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि वो अपने फायदे का काम करा सके, ना कि जनहित का काम कराएं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसमें वही कहा उन्होंने कि जो चंदा दिया जाता है, बड़ा चंदा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनियों द्वारा, कंपनियां अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए चंदा दे रही हैं। इसलिए क्विड प्रो को की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर हम देखें कि क्विड प्रो को क्या है, वो एक तरह से हाईएस्ट, बिगेस्ट टिकट करप्शन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो सूचना सारी बाहर निकलती आई है उसमें स्पष्ट है कि 95% के करीब जो बॉन्ड्स हैं वैल्यू टर्म्स में, वो 1 करोड़, मतलब सबसे हाई डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स बिके। और आज जब सूचना बाहर आई है, सारी सूचना नहीं आई है बाहर, लेकिन जो सूचना बाहर आई है उसमें ये समझ आ रहा है कि किस तरह से कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने और छोटी कंपनियों ने चंदा दिया है, पार्टीज को चंदा दिया है। और आज आप और हम उस सूचना के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं और कुछ अभी कोशिश जारी है कि ये किस कारण से चंदा दिया गया था, क्विड प्रो को क्या था, वो कंपनियां क्या चाह रही थी और जो पावर में पार्टीज बैठी हैं वो पैसा लेकर उनके लिए क्या कर रही थी। अब अगर हम लोग सूचना को देखें जो हमारे सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 के बाद की सारी सूचना जो है वो लोगों के साथ शेयर करी जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू एसबीआई शेयर करें। ये सूचना जो है ये 12,000 करोड़ रुपए की सूचना है, जबकि पूरे बॉन्ड जो बिके हैं वो 16,500 करोड़ के करीब के बॉन्ड बिके हैं। तो इसका मतलब है कि 4,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड बिके उनके बारे में अभी भी हमारे पास सूचना नहीं है कि वो बॉन्ड किसने खरीदे। और ये सूचना, जैसे हम देख पा रहे हैं, कितनी जरूरी है क्विड प्रो को, भ्रष्टाचार, किकबैक्स, इन सब को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी बहुत जरूरी है और जिसके लिए हमें आवाज उठाते रहना पड़ेगा, शायद कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी, कि ये जो 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जिनकी हमें सूचना अभी नहीं मिली है, जो 12 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे, वो भी पूरी सूचना हमारे सामने होनी चाहिए। सूचना क्या निकल के आ रही है, नितिन ने बहुत इसके बारे में चर्चा की, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर जो 3 या 4 मुख्य समस्याएं थी उसके बारे में तो खुला हमें दिख रहा है कि कैसे जो चीजें हैं डॉट्स जुड़ रही हैं। अब वास्तव में क्या हुआ उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होनी पड़ेगी, प्रोब होना पड़ेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि चंदा दे रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कुछ ही दिन पहले या बाद में, जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं बड़े बड़े।
तो क्या ये किकबैक्स है? ये एक बड़ा सवाल सामने आता है। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है मामले के तह तक जाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज बेगिंग टू बी आस्क्ड। दूसरी चीज, क्विड प्रो को और एक्सटॉर्शन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इतनी सारी कंपनियां हैं जहां पर ईडी के रेड होते हैं, सीबीआई के रेड होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट रेड करते हैं, और उसी दौरान कहीं ना कहीं वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, और कई जगह पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड रूलिंग पार्टी को दिए जाते हैं, जो सेंटर पे रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या ये एक्सटॉर्शन के लिए हो रहा था कि रेड इसलिए पड़वाए जाते हैं कि पैसे वसूली की जा सके, या इसलिए हो रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया लेकिन रेड जब हो रहे हैं उनपे वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे दें जिससे कि मामला ठंडे बक्से में चला जाए या रफा दफा हो जाए? तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। शेल कंपनीज की बात हुई, और ये बात भी शुरू से केवल हम ही नहीं कह रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने लगातार ये बात अपनी कम्युनिकेशंस में लिखी, जो कि आरटीआई लगाकर आरटीआई के जरिए से निकाली भी गई थी कम्युनिकेशंस। उसमें आरबीआई ने कहा कि सरकार ये कहकर बॉन्ड ला रही है कि हम काला धन खत्म कर देंगे, लेकिन ये बॉन्ड तो काले धन को और भी बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? और इसके बारे में चर्चा मैं इसलिए कह रही हूं ये कि आज अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट की बात करते हैं तो सरकार के हाईएस्ट मिनिस्टर जो हैं वो आज ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से अच्छी जजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले के सिस्टम में चले गए हैं जब कैश होता था और इलेक्टोरल बॉन्ड से कैश खत्म हो रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा पूरा का पूरा जो खेल है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पूरी चर्चा करके उसको डॉक्यूमेंट किया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से सीधा पूछ लिया जब उन्होंने कहा कि कैश कम हो जाएगा इससे, उन्होंने कहा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी सब कैश से पैसा नहीं लेंगी? तो उनको कहना पड़ा कि नहीं, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे तब भी पॉलिटिकल पार्टीज कैश के थ्रू पैसा ले सकती थी, तो जो कैश की पूरे पैसे आते थे वो वैसे भी चल सकते थे। इसका मतलब दूसरी चीज, ये जो बॉन्ड्स हैं ये फॉरबिडन थे फ्रॉम ट्रेडिंग, लेकिन कोई सेफगार्ड नहीं था। इसका मतलब ये कि कोई जाकर एक बैंकिंग चैनल से अपना केवाईसी देकर बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड बिक सकता है फॉर अ कंसिडरेशन, तो किसी और के पास कैश है वो बॉन्ड को जाके खरीद लेंगे जिन्होंने परचेज किया। जो डोनर है डजंट हैव टू बी द परचेजर ऑफ द बॉन्ड। तो मतलब काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया था। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो क्लाइंटलिज्म हो गई। मतलब जो कंपनियां हैं वो पैसे दे रही हैं अपना काम कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो सत्ता में बैठी हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सबसे एक जो अहम सवाल है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए वो है इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है हमारे लोकतंत्र में, वो जो ये पूरा केस दर्शाता है। पहली चीज, बार बार जो प्रशांत ने कहा, जो जगदीप जी ने भी कहा कि एसबीआई ने आकर सूचना देने की बजाय कहा हम इलेक्शन के बाद सूचना देंगे 4 महीने बाद, क्योंकि हमें इतनी समय लगेगा सूचना आने में। और अब जब फटकार पड़ी तो चंद ही दिनों में सूचना बाहर आ गई। तो एसबीआई किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, और एसबीआई का क्या कैप्चर है? क्या सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या ये एसबीआई इंडिपेंडेंटली और सही तरीके से काम कर रहा है? बड़ा सवाल। दूसरी चीज, ईडी, सीबीआई हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज हैं जिनका काम है निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन करना। अगर ये पता चल रहा है कि ईडी, सीबीआई के छापे पड़ने के अराउंड ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, तो ये उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्रशांत जी बात भी करेंगे कि हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि उनको भी तो पूरा क्या रोल था उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा।
और अगर आप देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को आज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जजमेंट आया है, लेकिन क्या इस जजमेंट को आने में 7 साल लगने चाहिए थे? एक जनरल इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे के साथ 2019 में हुआ, फिर इतने स्टेट इलेक्शंस हुए हैं इस चंदे के साथ, जो कि पूरी तरह से देश में लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अब जब ये जजमेंट आया है, बिल्कुल एक और चुनाव सामने है, जो पैसे बटोरे जाने थे वो बटोरे गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आज नहीं सवाल उठ रहा कि इतना समय इतनी जरूरी जजमेंट देने में क्यों लगा? और ये सवाल भी हमें पूछते रहना होगा। और मैं केवल एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि आज हम कह रहे हैं कि हर तरह से जो लोकतंत्र है उस पर प्रहार चल रहा है। और अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको की गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात हुई, रिमांड की बात हुई, तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया, उनके अप्रूवर का नाम लिया गया शरद चंद्र रेड्डी जो है। और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो शरद चंद्र रेड्डी जो है उनकी औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है। और वो दिख रहा है उस पूरी सूचना जो बैठ के अब सारे जर्नलिस्ट जिसको देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके। और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिए, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल जब उन्होंने अप्लाई करा बेल लेने के लिए, मई 2023 में उनको बेल दे दी गई। लेकिन इसमें जरूरी बात क्या है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। आप खुद सोचिए कितने केसेस हैं जिसमें ईडी बेल को अपोज नहीं करता है। ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दी गई। जो हमें समझ में आई है बात अभी तक, इसकी आप लोग और पुख्ता सूचना निकालिए, उनकी कमर लोअर बैक में दर्द था, ये मेडिकल ग्राउंड था और उन्हें बेल दी गई। ईडी ने उस बेल को अपोज नहीं किया। और फिर जून 2023 में, 1 महीने के बाद रफली, वो अप्रूवर टर्न हुए, उन्हें पार्डन मिल गया और 25 करोड़ के बॉन्ड और खरीद के चंद ही दिन बाद उनकी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी बॉन्ड की जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये सारी सूचना को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है और जोड़ने की जरूरत है कि हमारे लोकतंत्र में आज क्या हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की क्या कहानी बता रही है ये, और जो हम देश में होता हुआ देख रहे हैं वो कैसे इन सब चीजों से, खेल के पैसे से जुड़ा है। शुक्रिया। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि क्यों हम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को आज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला कहते हैं। देखिए, 2G का एक घोटाला हुआ, कोयले की खदानों का, कोलगेट का घोटाला हुआ। उसमें क्या था? उसमें ये था कि बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से 2G के लाइसेंस दे दिए गए और कोयले की खदानें दे दी गई। उस केस में मनी ट्रेल नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या निकल कर आया है? देखिए, हम लोगों ने थोड़ी अभी प्रिलिमिनरी क्विक एनालिसिस करी है, और क्योंकि आधा इलेक्टोरल बॉन्ड 50% भाजपा को मिला है,
तो हमने भाजपा की थोड़ी ज्यादा गहन एनालिसिस करी। अब मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके से या 3 तरीके से घूस ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। पहला, जिसको हम कहते हैं चंदा दो और धंधा लो, यानी कि प्रीपेड। पहले आपने चंदा दिया, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। दूसरा, ठेका दो, ठेका लो, रिश्वत दो, यानी पहले आपको ठेका मिल गया, उसके तुरंत बाद या उसके जल्दी ही आपने इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे दिए जिस पार्टी की सरकार ने आपको ठेका दिया। अब मैंने बोला भाजपा का हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया। प्रिलिमिनरी एनालिसिस में यह बात निकल कर आती है कि चंदा दो, धंधा लो, ठेका दो, रिश्वत दो में 1751 करोड़ के बॉन्ड दिए गए उन कंपनियों को जिनको भाजपा की सरकारों ने ठेके दिए। और ठेके कितने के दिए? 62,000 करोड़ के 62,000 करोड़ के ठेके दिए गए। अब देखिए, इसमें एक बात समझने की है, चाहे उसमें आपको या भाजपा को जो रिश्वत मिली बाय वे ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, चाहे वो 1751 करोड़ ही रही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 62,000 करोड़ के दिए गए उन कंपनियों को जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। अब क्यों हम कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कंपनियों का पैसा है, उन्होंने दे दिया, उससे जनता का क्या लेना देना। ठीक से देखिए तो ये जनता का पैसा है, क्योंकि जनता का पैसा इन कंपनियों को इन सरकारों ने जनता का पैसा ठेके के तौर पर दिया और 62,000 करोड़ दिया है। और उसमें कितना अवैध दिया है ये तो कहा नहीं जा सकता कि मतलब अगर इसमें घूस की बात नहीं होती, चंदे की बात नहीं होती, तो ये 62,000 के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 40,000 के ही होते, यानी हो सकता है 20,000 22,000 करोड़ जनता की जेब में से निकल गया इस 1751 करोड़ के बॉन्ड के नाम पर घूस देने के लिए। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियां 41 कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी या सीबीआई ने रेड करे और उन्होंने चंदा दिया। 2,471 करोड़ का चंदा इन 41 ग्रुप्स ने दिया जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के रेड हुए। और ये चंदा देने के बाद उस रेड का क्या हुआ, कोई फॉलो अप किया गया कि नहीं किया गया? उनको छोड़ दिया गया। और अगर छोड़ दिया गया, जैसे कि नितिन ने बताया, वो जो फ्यूचर गेमिंग जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है, उनके बारे में तो सीएजी ने बता दिया था कि इन्होंने कई राज्यों को लूटा। अब उनके ऊपर ईडी ने 2023 में रेड करी। 2021 में 2023 में इनकम टैक्स और ईडी की रेड होती है और उन्होंने भाजपा को तुरंत 60 करोड़ का उस समय चंदा दे दिया। टोटल तो भाजपा को उन्होंने कई 100 करोड़ का चंदा दिया था। और उसके बाद अगर ये आप लोगों के छानबीन का काम है कि उसके बाद अगर ईडी और आईटी का एक्शन रुक गया तो आप समझ लीजिए कि जनता का कितना नुकसान हुआ है। यानी कि हजारों करोड़ वो लूट रहे थे,
उन्होंने उसके बाद कुछ 100 करोड़ का चंदा भाजपा को दे दिया और फिर ईडी आईटी का एक्शन सब खत्म हो गया। तो यानी देश को, जनता को, पब्लिक एक्सचेकर को कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ उसके वजह से। मतलब ये वसूली का जो धंधा चल रहा था, इसमें पैसे तो 2500 करोड़ मिले भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन इसमें कितने पैसे छोड़े गए जो जनता के पैसे थे, जो जनता के लिए वसूल होने चाहिए थे, उसका 5%, 2% लेकर बाकी पैसा छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने 3 ग्राउंड बोले थे। एक तो ये बोला था कि जनता के सूचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के गुप्त बॉन्ड होना। दूसरा हमने बोला था कि ये करप्शन को, किकबैक्स को प्रमोट करेगा, और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली, और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल कर आ रही है कि करीब करीब आधा या उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है वो घूस के तौर पर मिला है। घूस आप ले सकते हैं ईडी का डर दिखा के, आईटी सीबीआई का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर, कोई पॉलिसी बदलकर। जैसे एक कंपनी के बारे में निकला था कि उनके फेवर में पॉलिसी बदल दी गई और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए गए। तो ये तो देखिए, ये तो एक जांच का विषय है कि इस सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम उजागर हुआ है, और इसमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थे, वो कंपनियां इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और जिनको ठेके मिले या जिनके ऊपर से ईडी का हाथ खींच लिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई का। उसमें कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, उसके बाद ईडी, आईटी और सीबीआई के लोग, जो लोग इसमें शरीक हो गए इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कि इनका इस्तेमाल करके हफ्ता वसूला जाए, मतलब पैसा वसूला जाए, तो वो कौन थे, और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे ये ट्राइपार्टाइट कॉन्स्पिरेसी हुई। और अगर ठेका देने की तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे और इन कंपनियों के कौन लोग थे जो उस कॉन्स्पिरेसी में, कि मतलब चंदा दो और ठेका लो वाली कॉन्स्पिरेसी में, जो कि सीधा सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन होता है। तो ये चीज बाहर आनी चाहिए, इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये है कि तहकीकात करेगा कौन? जब इन एजेंसियों की ही तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा? ऑब्वियसली कोई इंडिपेंडेंट एसआईटी का गठन होना पड़ेगा अगर इसकी ईमानदारी से तहकीकात होनी। लेकिन अभी तो आप लोगों को, आपकी सबकी ड्यूटी है कि इसकी पूरी छानबीन करिए कि भाई इन लोगों ने कब पैसा दिया, कब इनके ऊपर ईडी की रेड हुई, आईटी की रेड हुई, कब हाथ खींच लिया गया, उसके बाद कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हम यही बता सकते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी, आईटी का एक्शन हुआ, उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ ये आप लोग पता लगा सकते हैं। तो लास्ट बार देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था 2019 में, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो जो इंटरिम ऑर्डर की डेट थी 12 अप्रैल 2019, उसके बाद का ही डेटा उन्होंने ऑर्डर किया है देने के लिए। लेकिन उसके पहले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों, इलेक्शन कमीशन को बोला था कि तुम पार्टी से पूछो कि उनको अभी तक जो बॉन्ड मिले हैं वो किसने दिए हैं, वो उनसे पूछो। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, और बड़े अजीब बात है कि छोटी छोटी पार्टियों ने तो बता दिया कि हमको किसने दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, इन लोगों ने नहीं बताया कि किसने दिए हैं। और एक पार्टी ने तो, जेडीयू ने तो ये कह दिया कि
हमारे यहाँ कोई दरवाजे के नीचे छोड़ गया था। भाजपा वगैरह ने बोल दिया कि भाई हमको पता नहीं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। अरे आप 8,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा ले लेते हैं और आप कहते हैं हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, हमको नहीं पता कौन दे गया। कमाल की बात है। तो कायदे से इन पार्टियों को भी ये सारा पूरा डेटा कायदे से बाहर आना चाहिए, 2019 के पहले का भी। और जैसे मैंने बोला, ये तो दिखाता ही है कि भाई हमारा जो पूरा लोकतंत्र है उसमें पैसे का कितना खेल हो गया है। ये देखिए, इलेक्शन में हर कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है, 75 लाख कितना आप खर्च कर सकते हैं। यानी अगर भाजपा 500 कैंडिडेट लगाती है, एक कोई पार्टी 500 कैंडिडेट लगाती है लोकसभा में, तो टोटल वो 400 करोड़ से कम खर्च कर सकते हैं। और यहां आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ही जरिए सिर्फ 5-6 साल में सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को 8,250 करोड़ सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल जाते हैं। यानी कहां 400 करोड़, कहां 8,000 करोड़। अगर आपने कोई लिमिट लगाई है कैंडिडेट्स पर और कोई लिमिट नहीं लगाई है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो फिर कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो पार्टियां उससे 20 गुना 30 गुना ज्यादा खर्च कर सकती हैं। और जो वो कैश की बात कह रहे थे ना कि भाई हम कैश खत्म करना चाहते थे पॉलिटिकल प्रोसेस से, इस वजह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, वो कैश तो पूरी तरह से चल रहा है। अगर कैश खत्म करना था तो उसका बड़ा सिंपल तरीका था। जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया तो आपने बोला कि भाई हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन से पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन करें। ऑर्डिनरी लोगों को तो आप नहीं बाध्य कर सकते कि भाई आप सिर्फ बैंक से ही लेन देन करिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कर सकते थे। एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बस अमेंडमेंट लाना था कि political parties and candidates will only take money and spend by banking channels and will not be entitled to take cash or spend in cash। अगर आप ये कर देते और अगर आपको पकड़ लिया गया कैश लेते हुए या देते हुए, तो फिर उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना सा अमेंडमेंट लाना था, उससे कैश करीब करीब बंद हो जाता, लेकिन वो लाए नहीं और उल्टा इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, जिससे जो व्हाइट मनी भी था, जो बैंक के थ्रू भी था, वो भी सारा पैसा अवैध होकर इस तरह से घूस वूस के थ्रू दे दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी बात खत्म करते हैं। कपिल सिब्बल जी को आना था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज भेजा था कि पिछले 3 दिन में वो सिर्फ 5 घंटा सोए हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। आप लोगों के कोई सवाल हो तो उसके जवाब हम लोग दे सकते हैं, थोड़े से सवाल। इसकी कैसे होगी? कई बड़े घोटाले हुए हैं, ये कैसे, इसका कैसे जांच होगी? कौन करेगा? नहीं, जांच मैंने ये नहीं बोला जांच होगी, मैंने बोला जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ब्राइबरी किकबैक्स का केस है ना। आधे से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं कंपनियों ने दिए हैं जिनके ऊपर ईडी आईटी वगैरह की रेड हुई और उसके बाद उसके आसपास उन्होंने दे दिए, या जिनको ठेके दिए गए उसके आसपास उन्होंने दे दिए, या जिनके फेवर में पॉलिसी बदली गई उसके आसपास दे दिए। तो ये तो सीधा सीधा करप्शन का मामला है, इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है, इसकी जांच सीबीआई भी नहीं कर सकता, इसकी जांच ईडी भी नहीं कर सकता, इसकी जांच तो कोई एसआईटी ही कर सकती है, क्योंकि इसमें इन सब अधिकारियों की भी जांच होनी होगी जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। सर, मेनस्ट्रीम मीडिया इम्पोर्टेंट मुद्दे देश के नहीं दिखा रहा है आज। The way the whole corporate media is in the hands of the corporates, how do we deal with that? All the important issues of the nation are not reaching the last person of the country. नहीं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली हुआ ही है। जैसे अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, देखिए आज तो प्लेइंग फील्ड बिल्कुल ही लेवल नहीं है। पैसा सब एक पार्टी के पास है, दूसरी पार्टियों का तो पैसा फ्रीज कर दिया है। सरकारी पैसा भी वो पार्टी जो पावर में है इस्तेमाल कर रही है।
सारा सरकारी पैसे पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बनाए गए हैं, विकसित भारत कैंपेन सरकारी अफसरों को यूज किया जा रहा है, सरकारी हवाई जहाज यूज करे जा रहे हैं प्रधानमंत्री की कैंपेन वगैरह के लिए। और मीडिया जो है ज्यादातर सरकार के कंट्रोल में आ गई है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू या ईडी वगैरह का डर दिखाकर सबको कंट्रोल में ले लिया है। सिर्फ जो ऑल्टरनेट मीडिया है, जो आज मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में इक्के दुक्के हो सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया में लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, उसके जरिए कम से कम ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए।